चुनाव से पहले आप कहते हैं ब्राह्मण हमारे साथ हैं, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, और चुनाव बीतने के बाद कहते हैं कि ब्राह्मण हमको दलित कह रहे हैं। किस तरीके का मापदंड है? आप एक समय कहते हैं कि मैं शूद्र हूं और आप शाम को कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का वंशज हूं। तो क्या श्री कृष्ण का वंशज शूद्र हो सकता है? क्या श्री कृष्ण शुद्ध थे? ये भी जवाब उनको देना चाहिए। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं परशुराम का वंशज हूं, तो जो श्री परशुराम रहे होंगे वही तो हम भी होंगे। अगर कुछ बोला गया है तो हम जाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली तो मार नहीं सकते हैं। तो कैसे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ना करूं? भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी नेता के खिलाफ कुछ बोल दे, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कुछ बोल दे, तो रासुका की कार्रवाई करके साल भर लोगों को जेल में बंद रखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सुबह उठ करके शाम तक उल्टा सीधा बोल रहे हैं, समाज में आकर के विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, और कुछ जातियां एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके खिलाफ रासुका कब लगाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहिए। एक और माहौल बना हुआ रामचरितमानस वाला। रामचरितमानस पे जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है कि उसमें कुछ ऐसे क्या कहते हैं, उनके कुछ ऐसे शब्द हैं, उनको हटाना चाहिए, उनको बैन प्रतिबंधित करना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आपके पूर्व विषय पे मैं आना चाहता हूँ। अगर किसी ब्राह्मण परिवार की को इतनी नृशंस मृत्यु हुई, या वो शूद्र परिवार का ही रहा हो, या किसी अन्य जाति का रहा हो, अल्पसंख्यक रहा हो, मुसलमान रहा हो, सर्वप्रथम इस घटना की नृशंसता को देखना पड़ेगा कि घटना पूरी तरह से नृशंस है, और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी, जब अपने चुनावी जनसभाओं में आप कह रहे हैं हमारे अधिकारी बुलडोजर लेकर निकलेंगे, तो बुलडोजर हमेशा सही जगह ही नहीं चलेगा, गलत जगह भी चलेगा। तो गलत जगह न चले, इसका भी नियंत्रण मुख्यमंत्री को करना था। मुख्यमंत्री ने तो अपने वोट बैंक में बुलडोजर लगा दिया। अधिकारियों की स्थिति ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासन फेल है इस समय। जो दशा अधिकारी की है, जो अधिकारी जिन पदों पे बैठे हुए हैं, मतलब तुगलकी फरमान वो पूरी तरह से सत्ता जो है अधिकारियों के हाथ में खेल रही है। अधिकारी जो बता रहा है उसी को जो है क्या नाम है, सत्ता में बैठे जो भी हमारे गणमान्य लोग हैं उसी अनुसार काम कर रहे हैं। अधिकारियों का सबसे बड़ा स्थिति यह है कि पूरी तरह से अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और उसके बाद जो हमारे नेतागण हैं पक्ष विपक्ष के, अपने कमियों को छुपाने के लिए कभी रामचरितमानस, कभी दोहा, कभी चौपाई, कभी कोई घटना, यह चीज़ जनता तक न पहुँचे कि वह अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। यह चीज़ घंटा की तरफ न पहुँचे कि उनकी कार्यशैली क्या है, उनकी नीति नियम नैतिकता क्या है, यह तय ना हो पावे। इसलिए लगातार ये प्रयास होता रहता है। आज मैं कल जब टीवी देख रहा था तो जो घटना हुई, इस घटना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने किसी विदेश के किसी नेता से बात किया। इसको 10 बार दिखाया गया, इसको छुपाया जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए हर व्यक्ति के द्वारा अपनी कमियों को छुपाने का, और मीडिया जो है, जो समाज की सजग प्रहरी है, उसको मैनेज करने का काम लगातार जारी है। तो जब तक आप स्वतंत्र भाव से सामाजिक चीज़ों को प्रदर्शित नहीं करेंगे, प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक ये तानाशाही ख़त्म होने वाली नहीं है। और जो वहाँ के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, मैं तो समझता हूँ कि अगर इतनी नृशंस घटना हुई है, एक माँ बेटी जल के मर गए हैं, तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, इस्तीफा अब आगे सब कार्रवाई पे डिपेंड करता है। रामचरितमानस वाले मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? देखिए, रामचरितमानस वाला मुद्दा कई दिनों से चल रहा है। आप आज के समय में योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आप कुछ बोलने का प्रयास करिए, आपके ऊपर रासुका लगा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी का बात छोड़िए, रामचरितमानस एक जिसे नहीं, रामचरितमानस में अगर कुछ बोला गया है तो हम जाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली तो मार नहीं सकते हैं। तो कैसे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ना करूं? भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी नेता के खिलाफ कुछ बोल दे, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कोई कुछ बोल दे, तो रासुका की कार्रवाई करके साल भर लोगों को जेल में बंद रखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सुबह उठ करके शाम तक उल्टा सीधा बोल रहे हैं, समाज में आकर विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, और कुछ जातियां एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके खिलाफ रासुका कब लगाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहिए। कफील को के खिलाफ तो आप रासुका लगा देते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ टिप्पणी करता है, फिर भी आप लोगों के खिलाफ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो आपकी जमीन, जो राजनीतिक जमीन है, वो खिसकाने का प्रयास करता है, इसलिए आप लगाते हैं। पर जब आप जान रहे हैं कि जब दो जातियों में लड़ाई हो सकती है, एक दंगा फैल सकता है, और वो व्यक्ति सुबह से शाम वही करने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ रासुका क्यों नहीं लगाते हैं? योगी आदित्यनाथ जी
मंच पे चढ़ करके बोलते हैं हम बुलडोजर लेकर के आते हैं, बुलडोजर यहाँ चल गया, बुलडोजर वहाँ चल गया। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी अब मंच से ये बोलने का काम करेंगे कि इस दीक्षित परिवार पे भी बुलडोजर चल गया? कैसा लगा आप लोगों को? यह बोलेंगे नहीं। जब क्रेडिट लेना होता है तो मुख्यमंत्री बुलडोजर चला रहा है, और जहाँ घटना घटती है वहाँ उसके चालक को आप जेल भेजते हैं। एसडीएम जेल नहीं जाता है, जेसीबी का चालक जेल जाता है। आप बताइए किस तरीके का मापदंड आप अपनाते हैं? जब वोट लेना रहेगा तो मुख्यमंत्री चलवा रहे हैं, एक इनकाउंटर होगा, अपराधी का इनकाउंटर होगा तो मुख्यमंत्री गोली चलवा रहे हैं। और जब वहीं किसी ऐसे एक जो तिवारी एप्पल का काम कर रहा था जिसको गोली मार दी गई थी लखनऊ में, तब वो गोली कौन चलाता है? जब एक ऐसे व्यक्ति की घटना में मृत्यु हो जाती है जो दोषी और अपराधी नहीं होता है, तब वो पुलिस वाला गोली चलाता है। और जब किसी को क्रेडिट लेना होता है, मुख्तार अंसारी के किसी गुर्गे पे गोली चलती है तो मुख्यमंत्री चलवाते हैं। ये मापदंड भी बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी आपने महंगाई की बात की, यह बुलडोजर तब क्यों नहीं चलता है कि जब आरबीआई द्वारा एक मानक सेट किया गया है कि महंगाई दर 6% तक जो लिमिट है, अपर लिमिट, उसको क्रॉस कर गई है पिछले क्वार्टर में। उसके पे भी तो एक बुलडोजर चलाइए कि वो लिमिट भी कम रहे। वो बुलडोजर नहीं चल सकता है। अभी अंकुर शुक्ला का बात आया है। अंकुर शुक्ला की घटना 1 साल होने को है। अंकुर शुक्ला की लड़ाई हम लोगों ने पूरी मजबूती से लड़ा। हम लोगों ने उनके भाई को डीएम ने ये कहा था, हमारे सामने डीएम ने कहा था कि आपको एक असलहे का लाइसेंस दिया जाएगा। डीएम का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे डीएम के पास जब हम लोग जाके बैठे तो उसने ये कहा कि पिछले वाले डीएम से क्यों नहीं करवा लिए, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। आश्वासन दिए, तमाम बड़े लोग आए थे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता आए थे, और कुछ नहीं हुआ है। खाली लीपापोती करने का काम करते हैं और आगे भी इसी तरीके का काम होता रहेगा। चलिए, एक और अधिवक्ता है हमारे साथ। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के ही बयान को थोड़ा विस्तार से समझाइए जनता को। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस बिरादरी से आते हैं और किसी हम देखिए समाज जो है वो विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों का समन्वय है, और उस समन्वय के साथ ये समाज चल रहा है। आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति चल रही है, इसमें लोग एक दूसरे को बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि ये समाज को तोड़ने की परंपरा है। रामचरितमानस आज से नहीं लोग पढ़ रहे हैं, जब से लिखा गया तब से लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। राम की परिकल्पना आज भी है और आज सबके अंदर राम बैठे हैं, कोई राम से अलग नहीं है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो। राम किसी के पेटेंट नहीं है। लेकिन उनके कुछ चौपाइयों के, रामचरितमानस के चौपाइयों पे कुछ देखिए, वो वर्तमान परिस्थिति का क्या है ना कि जब वो मान लीजिए लिखा गया होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब वो लिखा था तो उस समय समाज में क्या परिप्रेक्ष्य था, उस समय के माहौल के हिसाब से उस हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को किस विषय में अवधी भाषा में लिखा है, ताड़ने शब्द को किस हिसाब से उन्होंने परिभाषित किया। इसको ध्यान रखना भी, हाँ, ध्यान ही है, देखना ही है। उसका हिंदी शब्द तो देखना ही है। उसको ताड़ने का अर्थ थोड़ी ना कि पीटना है, कहीं ऐसा लिखा ही नहीं गया है। अब उसको आप अपनी परिकल्पना से कुछ भी समझ लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। अभी अखिलेश यादव जी भी बहुत इन सब चीज़ों का बयानबाजी कर रहे हैं, दलित शूद्र। देखिए, जो राजनीतिक लोग हैं वो तो मतलब अपने समाज को या जाति को अपने तरफ करने के लिए कुछ भी बोल देंगे। ये तो मान के चलिए कि राजनीतिक जो व्यक्ति है वो समाज को तोड़ के ही राजनीति कर पाएगा। लेकिन हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, हम लोग जिस अधिवक्ता वर्ग से आते हैं, यह वर्ग ऐसा वर्ग है जिसको किसी भी पार्टी ने, चाहे जो भी सत्ता रही हो, इसी प्रोफेशन को टारगेट किया है। और यही एक ऐसा प्रोफेशन है जो आज़ादी से लेके अब तक हर लड़ाई को लड़ा है और अपनी बात आज़ादी से कहा है, संविधान और कानून के अंतर्गत रह के काम किया। और अगर संविधान का रक्षक कोई है तो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है, अधिवक्ता समाज है, चाहे वो जिस भी बिरादरी से आता हो। चलिए, बहुत शानदार बात है आपने। एक आखिरी प्रश्न है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमको सार्वजनिक जगहों पे दलित कहा जा रहा है, हमको नेगलेक्ट किया जा रहा है, हमको इग्नोर किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ब्राह्मण समाज या उच्च वर्ग जिसको टारगेट करके बात कर रहे हैं, क्या सही में वो समाज उनको इग्नोर कर रहा है? क्या किस तरीके से इग्नोर कर रहा है? अगर इग्नोर करता तो इतनी भारी संख्या में वो कैसे पहले चुनाव से पहले कह रहे थे कि ब्राह्मण हमारे साथ हैं, क्षत्रिय हमारे साथ हैं? नहीं, अब खुले मंचों से ये बात कह रहे हैं। तो वही तो मैं आपको बात कह रहा हूँ। तो चुनाव से पहले भी तो ये बात कहना चाहिए। चुनाव से पहले आप कहते हैं ब्राह्मण हमारे साथ हैं, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, और चुनाव बीतने के बाद कहते हैं कि ब्राह्मण हमको दलित कह रहे हैं। किस तरीके का मापदंड है? आप एक समय कहते हैं कि मैं शूद्र हूँ और आप शाम को कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ। तो क्या श्री कृष्ण का वंशज शूद्र हो सकता है? क्या श्री कृष्ण शूद्र थे? ये भी जवाब उनको देना चाहिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं परशुराम का वंशज हूँ तो जो श्री परशुराम रहे होंगे वही तो हम भी होंगे। तो आपको ये जवाब देना चाहिए। इस तरीके की बात आकर के समाज में बरगलाने का काम करें केवल वोट लेने के लिए, तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने देखा कि कैसे गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने तमाम मुद्दों पे अपनी बातों को बेबाकी से रखा। ऐसे ही तमाम विचारों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए देसी बोल, बोलना तो पड़ेगा।